हेलो फ्रेंड्स, आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम क्या होगा? हिंदी में बोलते हैं बीमा दावे। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस का नाम सुनते तो अपने माइंड में आता है कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बट अपन अपनी बिजनेस का पढ़ रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है, उसका अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन बिजनेस का इंश्योरेंस के लिए पढ़ रहे हैं। बिजनेस में नॉर्मली तीन टाइप के बिजनेस होते हैं, तीन टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है फायर इंश्योरेंस, ओके, आग लगने का बीमा, तो फायर इंश्योरेंस होता है। दूसरा होता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस को बोलते हैं समुद्री बीमा। जब बड़े बड़े वेसल से गुड्स आता है, इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो उसका इंश्योरेंस कराया जाता है, उसको बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। थर्ड होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना बीमा बोलते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है किसी एक्सीडेंट, मतलब लॉस बाय थेफ्ट हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस होता है। ये तीन टाइप के मेनली इंश्योरेंस होते हैं। ओके, बट अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में तीन कंसेप्ट हैं। फायर इंश्योरेंस को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फायर इंश्योरेंस में आग लगने से किस किस का नुकसान होगा? लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहला तो लॉस ऑफ स्टॉक, आग लग गई आपके बिजनेस में तो स्टॉक का नुकसान होगा। ओके, सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ एसेट्स, यानी फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, इनका लॉस हो सकता है, मशीनरी, तो ये आपका लॉस बाय फायर में आएगा, आग लगने से एसेट्स का लॉस होना। और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, आग लग गई तो आपका फर्नीचर, प्लांट सब जल गया, उससे आपकी सेल पे इफेक्ट आएगा। आपकी सेल यानी आपका बिजनेस फिर से रीस्टार्ट करना में हो सकता है 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, फिर से फर्नीचर बनाना, फिर से मशीनरी लाना, तो हो सकता है 4-5 महीने, लेकिन 4-5 महीने का आपका प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, तो वो होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हुआ? अब आज इस वीडियो में अपन पहला टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का लॉस हुआ है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि स्टॉक उस दिन मेरी जिस दिन शॉप में आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, दो टाइप की फॉर्म होती है, या दो टाइप का बिजनेस होते हैं, या दो टाइप के बिजनेस में होते हैं। कोई कोई तो क्या करते हैं कि डेली रिकॉर्ड करते हैं अपना स्टॉक, क्या करते हैं डेली रिकॉर्ड करते हैं कि भैया इस दिन डेली का स्टॉक मुझे पता है। आज जाके पूछ लो कितना स्टॉक है, सर इतनी टीवी पड़ी हुई है। मैं एक टीवी का शोरूम का एग्जांपल लेता हूँ, इतनी टीवी पड़ी हुई है, इतनी फ्रिज पड़ी हुई है, इतना कूलर पड़े हुए हैं। ओके सर, तो उसको वो डेली स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन शॉप में आग लगी, मान लीजिए 15 जुलाई को आग लगी, 15 जुलाई को आग लगी, तो जो स्टॉक मेंटेन कर रहा है उसको दिक्कत नहीं है। जैसे ही पता चला कि 15 जुलाई को आग लगी है, नुकसान हुआ है, कितनी टीवी कितनी फ्रिज थे, क्योंकि वो उसके डेली रिकॉर्ड है। बट सर अधिकतर बिजनेसमैन मोस्टली क्या करते हैं, डेली बेसिस पे स्टॉक मेंटेन नहीं करते कि स्टॉक कितना पड़ा है ये पता नहीं डेली बेसिस पे। तो वो क्या करते हैं, उनका अकाउंट क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ, उस दिन वो कैलकुलेट करते कि हमारे शॉप में क्लोजिंग स्टॉक इतना था। बात समझे? 31 मार्च को काउंट करेंगे। अब 15 जुलाई को आग लगी, बात को ध्यान से समझिएगा आप, 15 जुलाई को आग लगी है तो अपने को स्टॉक कब का चाहिए भाई? कितने का नुकसान हुआ तो स्टॉक कब का चाहिए? 15 जुलाई का चाहिए, 31 मार्च का चाहिए? मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ 31 मार्च 2018 को आग लगी, तो 2018 में अकाउंट क्लोज हुआ, 15 जुलाई 2018 में आग लगी। तो मेरी बात समझो, 15 जुलाई 2018 को आग लगी है तो इंश्योरेंस वाले बोलेंगे भैया स्टॉक कितना था, या अपने को स्टॉक कैलकुलेट करना है जिस दिन आग लगी। तो 31 मार्च का अकाउंट क्लोज किया, अभी पता ही नहीं कितने का स्टॉक है, मुझे 15 जुलाई को स्टॉक चाहिए जिस दिन आग लगी है, डेट ऑफ फायर 15 जुलाई। क्लियर हुआ? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अब मान लो आप बोल रहे हो सर आग लग गई, स्टॉक जल गया, स्टॉक जल गया तो सारे बिल भी तो जल गए होंगे, सारे जो रिकॉर्ड किया आपने वो भी तो जल गए होंगे। तो ओके, उसका भी एक तरीका है। जैसे आप परचेस करते हैं तो आपके लिए क्रेडिटर क्या होंगे? 4, 5 या 10 जन है हाईएस्ट, जहाँ से आप गुड्स लाते हैं। ओके, तो आपके डॉक्यूमेंट जल गए या आपका फायर आग से डॉक्यूमेंट या बिल सारे जल गए, तो आप अगले वाले जो क्रेडिटर है वहाँ से भी तो अरेंज कर सकते हैं कि भाई मैंने कितने का स्टॉक परचेस किया था। ठीक है, रही बात सेल की, सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सेल के बिल भी चल गए तो परचेस के पता चल गए, क्योंकि क्रेडिटर कम है, बेचा तो कम बहुत जनों को होगा। परचेस पता चल गया तो फिक्स होता है हर बिजनेस का कि भैया लगभग 15% कमाता हूँ मैं, 10% कमाता हूँ, तो परचेस का पता चल गया है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन निकाल सकते हैं कि इतना प्रॉफिट अर्न करके अपन ने बेचा होगा। तो वो टेंशन मत लीजिए कि आग लग गई होगी तो बिल जल गए होंगे, डॉक्यूमेंट सारे जल गए होंगे, बिल वो इनवॉइस कैश में वो सारा जल गया होगा, कोई दिक्कत मत लीजिए, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, वो अपने को, हाँ ये लमसम होता है। ओके, अब बात करते हैं 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ, 15 जुलाई को आग लगी। अब 15 जुलाई के दिन का स्टॉक चाहिए, इस दिन का स्टॉक पता चल जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कितने का अपने नुकसान हुआ है। इसके लिए एक बनता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या, इधर लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट ही है टू ओपनिंग स्टॉक, बट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है मैं आपको समझाता हूँ।
आपका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हुआ था 31 मार्च 2018 को, तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा 1 अप्रैल 2018। मतलब इसके बीच में आपने कितने का गुड्स परचेज किया, सेल किया, तो पता चल जाएगा। तो स्टॉक आ जाएगा 15 जुलाई का दिन। ओके, इसके बीच में कितना परचेज किया, कितना सेल किया, तो स्टॉक पता चल जाएगा। मतलब ये बनेगा 1 अप्रैल 2018 टू डेट ऑफ फायर। और आग कब लगी? 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2018। क्लियर हुआ? तो ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च का जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग बन जाएगा, यानी ये 1 अप्रैल 2018 का। क्लियर हुआ? अब इसके बीच में मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई, लगभग 3.5 महीने, 3.5 महीने में कितनी परचेज की, वो परचेज यहाँ पे लिख देंगे। उन 3.5 महीने में कितने रुपए की सेल की, अगर सेल आपको नहीं पता है तो प्रॉफिट ऐड करके आप निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ। अब 2 अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ओके सर, अब 2 ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा तो अच्छी बात है, नहीं गिवन होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कॉस्ट पे आपने 33.33% कमाया है, 25% अर्न किया है, 20% कमाया है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये 100% आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे न कैसे गिवन होगा। ओके, ये गिवन होगा तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। और ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का नहीं है, ये मेमोरेंडम इसलिए लिखा है क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट कोई फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं है, ये कोई लास्ट में नहीं बन रहा है 31 मार्च को। ओके, फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये बीच में बना रहे हैं सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। क्लियर हुआ? तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ये कब का आएगा, डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी, यानी मैं एज्यूम कर रहा हूँ 15 जुलाई, तो 15 जुलाई 2008 के दिन मेरी दुकान में कितना स्टॉक था, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्लियर हुआ? तो 100% ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन होगा। हाँ, डायरेक्टली गिवन होगा, इनडायरेक्टली वो अपन क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ये गिवन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आया, ये स्टॉक वही है जो जिस दिन आग लगी, और यही तो चाहिए मुझे भाई, जिस दिन आग लगी उस दिन मेरी दुकान में, मेरी शॉप में कितने का स्टॉक था, वही तो ज़रूरत है मुझे। तो इसलिए क्या बनता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं। स्टॉक है, मान लीजिए मेरा आया 50,000, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे 50,000 का पूरा इंश्योरेंस पास कर देंगे, मुझे पूरा क्लेम दे देंगे क्या? नो सर, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, पढ़ते हैं अपन। अब देखिए, अब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आया, जिस दिन स्टॉक आपकी शॉप में जिस दिन आग लगी उस दिन का स्टॉक आया, उसमें से माइनस करेंगे सेव्ड स्टॉक या साल्वेज स्टॉक, मतलब कितना आपने बचा लिया। मैं एज्यूम कर रहा हूँ 50,000 का था, 10,000 का बचा लिया अपन ने। ओके सर भैया, बच गया, तो आपका स्टॉक का नुकसान कितना हुआ, 40,000 का। इसको बोलेंगे लॉस सफर। क्लियर यहाँ तक 100%? ओके, अब लॉस सफर आ गया। अब क्लेम, कितना इंश्योरेंस क्लेम पास होगा, क्लेम का फॉर्मूला होगा लॉस सफर्ड इनटू इंश्योरेंस क्लेम। आप इंश्योरेंस कितने रुपए का कराया, इंश्योरेंस का अमाउंट या अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू। तो क्लेम का अमाउंट क्या होगा, लॉस सफर्ड, कितने का लॉस हुआ, इनटू इंश्योरेंस अमाउंट, आपको कितने का इंश्योरेंस करा रखा है, अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू का मतलब कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए था। 99% इंश्योरेबल वैल्यू क्या आती है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है। 99% तो ये होता है, जो इंश्योरेबल वैल्यू क्या होगा, जितने का स्टॉक आपकी शॉप में पड़ा हुआ है। सर इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, इस फॉर्मूले का लॉजिक है, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, मैं आपको भी क्वेश्चन करूँगा उसमें समझ में आ जाएगा। इसका लॉजिक ये है कि आज मेरी शॉप है, मैं 50 लाख रुपए का माल भरा रखता हूँ, एनी टाइम मेरी शॉप में 50 लाख, अब लगभग 50 लाख रुपए का माल भरा हुआ रहता है। अब जब मैंने इंश्योरेंस कराया, मेरी बात समझना ध्यान से, जब मैंने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस वालों को बोला नहीं भाई साहब, मेरे तो एनी टाइम 10 लाख का स्टॉक रहता है। अब मेरा स्टॉक एनी टाइम 50 लाख का रहता है, मैंने इंश्योरेंस 10 लाख का कराया है। अब मान लो आग लग गई, 40 लाख का नुकसान हो गया, तो क्या इंश्योरेंस वाले 40 लाख देंगे? नहीं सर, आपने इंश्योरेंस कितने का कराया, 10 लाख का ही कराया। जब आप स्टॉक ज़्यादा रखते हैं और इंश्योरेंस कम कराया है तो इंश्योरेंस वाले पागल थोड़ी है ना, पेमेंट ज़्यादा मिलेगा अपने को। बात समझा? तो जो क्लेम क्लियर होगा, वो जो क्लेम पास होगा, वो आपका उस रेशो में होगा जिस रेशो में आपने इंश्योरेंस कराया है। तो इस फॉर्मूले का मतलब वही है, लॉस सफर, आपको कितना नुकसान हुआ है, इनटू इंश्योरेबल
वैल्यू या इंश्योरेंस अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेंस अमाउंट का मतलब कितने का इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेबल वैल्यू का मतलब कितने का कराना चाहिए था। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। यस सर, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं आपकी स्क्रीन पे। ए फर्म टूक आउट ए फायर पॉलिसी कंटेनिंग एन एवरेज क्लोज टू कवर ए स्टॉक ऑफ ₹15,000। मतलब सम इंश्योर्ड इंश्योरेंस कितने का लिया है? 15,000 रुपये का। 15,000 का इंश्योरेंस कवर कराएं। ओके, फर्म फिक्स सेलिंग प्राइस एट कॉस्ट प्लस 33.33%। फिक्स है फर्म का कॉस्ट प्लस 33.33%, यानी कॉस्ट में 33.33% जोड़कर बेचती है। एंड क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। क्लियर हुआ? ए फायर ऑक्यूर ऑन 31 दिसंबर 2004। सर 31 दिसंबर को 31 की पार्टी मना रहे थे और आग लग गई। 2004 में आग लग गई एक गोडाउन एंड डिस्ट्रॉयड दी स्टॉक। द साल्वेज वैल्यू मतलब स्टॉक कितना सेव्ड कर दिया? 8,000 का स्टॉक बचा लिया ड्यूरिंग द 9 मंथ। सर ये ड्यूरिंग द 9 मंथ कौन से का बात कर रहे हैं? तो देखो 31 मार्च 2004 को अकाउंट क्लोज हुआ है ना? हाँ सर, 2004 को क्लोज हुआ। तो 31 मार्च के बाद काउंट कीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मार्च के बाद अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं। तो 9 महीने की परचेज दे रखी है। परचेज दे रखी है 9 मंथ की 60,000 रुपये और सेल दे रखी है 84,000 रुपीज़। ओके सर। और 1 अप्रैल 2004 को स्टॉक था 21,000 का। ओके सर, ये गिवन है। फिर अपने को लिखा है डिटरमाइन द क्लेम अमाउंट। कितना क्लेम होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, समझना, पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात समझो, कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2004 टू डेट ऑफ फायर। और डेट ऑफ फायर कब है? अपने को स्टॉक आग कब लगी? 31 दिसंबर को। मुझे 31 दिसंबर का स्टॉक चाहिए, मुझे 31 दिसंबर का स्टॉक चाहिए। 31 दिसंबर के दिन मेरी दुकान में कितना स्टॉक था? तो 31 दिसंबर 2004। क्लियर हुआ? मतलब कि मुझे उस 9 मंथ का परचेज सेल पता लग गया है, लेकिन उसे 9 मंथ के एंड का मतलब 31 दिसंबर का मुझे स्टॉक की ज़रूरत है। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट समझिएगा आप कैसे क्या होगा। 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2004 का गिवन है अपने को 21,000। ओके सर। और इस 9 महीने के बीच में 9 मंथ 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर के बीच में परचेज कितने की हुई है वो भी गिवन है। टू परचेज 60,000। सेल कितनी हुई है ये भी पता है, बाय सेल 84,000। क्लियर? कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं सर नहीं दे रखे हैं तो डैश कर लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट हाँ सर इसके लिए कुछ बोला है। और बाय में क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्लोजिंग स्टॉक कौन सी डेट का आएगा? 31 दिसंबर 2004 यानी डेट ऑफ फायर। ये तो ज़रूरत है, इसी की तो ज़रूरत है सर। ये गिवन होता तो ये बनाना नहीं पड़ता। 31 दिसंबर का स्टॉक मुझे गिवन होता कि आग लगी उस दिन इतना स्टॉक था तो मुझे मेमोरेंडम बनाना ही पड़ता। बात समझे आप? तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बोला आपको पहले भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे कैसे गिवन होगा। अब मेरी बात समझना, किस टाइप से इसको करेंगे सॉल्व। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कुछ बोला था, क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ बोला था कि कॉस्ट में 33.33% प्लस करके आप सेल करते हो। क्लियर हुआ? कॉस्ट में 33.33% सेल होकर प्रॉफिट ऐड करके आप बेचते हो गुड्स का। तो देखो इसके लिए 2-3 कंसेप्ट हैं, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी मैं समझाता हूँ। 11th 12th में पढ़े होंगे ना, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं एज्यूम करता हूँ कॉस्ट 100 रुपीज़, सबसे सिंपल तरीका है। जिसका परसेंटेज गिवन है उसको 100 एज्यूम कर लो, प्लस प्रॉफिट 33%, तो 33.33 रुपीज़। 100 रुपीज़ का 33.33% कितना हुआ? 33.33 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 133.33 रुपीज़। ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई। मतलब मैं 100 रुपये का माल परचेस करता हूँ, 33 पैसे कमाता हूँ और 133.33 में बेचता हूँ। बात समझे? अब मेरी सेल्स यहाँ पे सेल्स 84,000 है। ये सेल्स किसके इक्वल है? 100 तो कॉस्ट है, सेल्स इसके इक्वल है कितना? 133.33 के इक्वल है। बात समझे? मल्टीप्लाई बाय, मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई में कर दीजिए। क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा आपका
21,000 रुपीज़। ओके क्लियर। एक तो कंसेप्ट क्लियर है, 100 एज्यूम करके कर लो। या फिर एक और तरीका है, कॉस्ट का 33.33% होता है तो सेल का कितना होता है 25%। ये भी आपने सीखा है। देखो कॉस्ट का 33.33% तो वही परसेंटेज सेल का कितना होता है 25%। ओके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस्ट का 1/3 है, 33.33% का मतलब क्या होता है 1/3, तो वो सेल का कितना होता है 1/4। बात समझे। और हाँ ये तभी कर सकते हैं 1/3 1/4 ये 33.33% या 25% जब क्वेश्चन 33.33 या 25% या 20% ऐसा है। बट मान लो एग्जाम में आ गया 30%, 28%, 22%, तो ये वाला मेथड काम नहीं आएगा। तो फिर आपको 100 एज्यूम करके करना है, ये सबसे बेस्ट है। कैसा भी क्वेश्चन आए ये 100 एज्यूम करके करो, हो जाएगा। कॉस्ट जिसका परसेंटेज गिवन है उसको 100 मानो, फिर उसमें प्रॉफिट प्लस कीजिए। हाँ कॉस्ट है तो प्रॉफिट ऐड होगा तो सेल प्राइस आ जाएगी, और सेलिंग प्राइस गिवन होती तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करते तो क्या आ जाता कॉस्ट प्राइस। तो मुझे तो सबसे अच्छा मेथड यही लगता है। ओके ठीक है सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, वर्किंग नोट में जाके देख लीजिए 21,000। अब टोटल कर लेते हैं 60 70 80 90 100 1,02,000 1,02,000। इधर की टोटल भी 1,02,000, तो 1,02,000 में से 84 गए तो बचेगा 18,000, 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपये स्टॉक, ये मेरा आंसर फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे शॉप में स्टॉक कितने का था 18,000 रुपये का। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके अब देखिए, अब बात करते हैं लॉस सफर्ड। लॉस सफर्ड कितने का लॉस हुआ, लॉस डेस्ट्रॉयड भी बोल सकते हैं इसको, सफर्ड को डेस्ट्रॉयड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर 18,000 का स्टॉक था, ये नेट लॉस सफर्ड नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है इसको मैं बोल देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक था। इसमें से कुछ बचाया क्या सर आपने, हाँ साल्वेज स्टॉक या सेव्ड स्टॉक बोलते हैं इसको, साल्वेज स्टॉक। कितने का स्टॉक बचाया, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक बचाया आपने 8,000 का, 8,000 का स्टॉक बताया, तो आपको लॉस कितने का हुआ 10,000। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके सर लॉस सफर्ड आ गया मेरा 10,000, इसको बोल सकता हूँ मैं लॉस सफर्ड या फिर डेस्ट्रॉयड। बात समझे, यहाँ तक क्लियर है। ओके अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्लेम इज इक्वल टू लॉस सफर्ड या डेस्ट्रॉयड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों का मतलब एक ही है, इनटू इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड, सम इंश्योर्ड बोल सकता हूँ, इंश्योर्ड सम इंश्योर्ड बोल सकता हूँ, इंश्योरेंस का अमाउंट बोल सकता हूँ, अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू। क्लियर। ओके तो फॉर्मूला लिख दिया। अब लॉस सफर्ड बताओ कितने का नुकसान हुआ, सर नेट लॉस हुआ 10,000 का, मल्टीप्लाई बाय सम इंश्योर्ड, कितने का इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है 15,000, 15,000 रुपये, और इंश्योरेबल वैल्यू मैंने आपको बोला था 99%, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो यही होगा, कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए था। आप अपनी शॉप में कितने का इंश्योरेंस रखते हो 18,000 रुपये का। क्लियर हुआ। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 8,333 रुपीज़, 8,333 रुपये। अब इसका लॉजिक समझो आप, ये फॉर्मूला कैसे बना, लॉजिक समझो। सर आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने 15,000 का इंश्योरेंस कराया है, नुकसान हुआ है 10,000 का, तो पूरे 10,000 मिलने चाहिए थे। माइंड में एक डाउट क्या आता है कि इंश्योरेंस 15 का कराया है, नुकसान 10 का हुआ है, तो पूरे 10,000 मिलने चाहिए थे। यहाँ पे तो क्लेम और 8,333 यानी 8,333 हो रहा है। ये क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आया। बात समझो, आप अपनी शॉप में कितना स्टॉक भर के रखते हो 18,000 का, आपके स्टॉक कितना था 18,000 का। जब 18,000 का स्टॉक है और आप इंश्योरेंस 15,000 का कराते हो, क्या तो क्या आपने 100% इंश्योरेंस कराया, नो सर। 18,000 का 15,000 अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज आएगा 83.33, यानी आप जितना स्टॉक रखते हो उसका 83.33% इंश्योरेंस कराते हो, तो आपको क्या 10,000 पूरे मिल जाएंगे, नहीं सर, उस 10,000 का भी 83.33% ही मिलेगा। क्लियर हुआ। तो 10,000 का 83.33% कितना होता है 8,333 रुपये। क्लियर। तो इस टाइप से इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन करा दिया है। अब देखो आप प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन करेंगे, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कितनी बार क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं होता है, मतलब ये भी नहीं गिवन होता है करंट ईयर में कितना परसेंट कंपनी या फर्म अर्न कर रही है, तो ये गिवन नहीं होगा कि फर्म कितना परसेंट अर्न कर रही है, तो कुछ हिंट होगा, हो सकता है लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट
दे रखा हो, लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम गिवन हो, तो अपने को लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बना के ये पता लगाना होगा कि लास्ट ईयर कितना जीपी कमाया। तो लास्ट ईयर का जितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया होगा तो इस बार भी अपन सेल का उतना ही जीपी मानेंगे। क्लियर? ओके, आया समझ में आपको? थैंक यू।